दोस्तों, मेरे मामा की लड़की देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। वह इतनी ज्यादा खूबसूरत होती है कि गांव मोहल्ले के लड़के उस पर लाइन मारा करते थे, मगर वो किसी को भाव नहीं देती थी। एक दिन की बात है कि उसके पिताजी कहते हैं कि बेटी, तुम्हारी नानी का देहांत हो चुका है और तुम माँ बेटी को मेरे साथ तुम्हारे ननिहाल चलना होगा। वहां पर उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया हो रही है। ये बात जब माँ बेटी सुनती है तो वह तुरंत ही तैयार हो जाती है और अपने पिता के साथ वो फिर अपने ननिहाल पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद उसकी नानी का अंतिम संस्कार होता है और फिर उसके बाद जब सभी लोग वापस आने लगते हैं तो इस लड़की के जो मामा होते हैं वह कहते हैं कि भाई साहब ना हो तो अपनी बेटी को आप यहीं पर रहने दीजिए। मेरी माँ का देहांत हो चुका है और मेरी पत्नी भी अकेली रहती है, तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। अब ये बात सुनकर इस लड़की के पिता जो होते हैं वह मान जाते हैं और वह गांव वापस आ जाते हैं और लड़की को वहीं पर छोड़ देते हैं। दोस्तों, लड़की वहीं पर रहने लगती है, लेकिन जो उसके मामा का लड़का होता है वो उससे ज्यादा ही घुल मिल जाती है। वो लड़का देखने में बेहद ही खूबसूरत होता है। उसके साथ उठना बैठना, बातचीत करना, मूवी देखने जाना, ये सारा चीज वो करने लगती है। लेकिन लड़की के जो मामा होते हैं वह इस बात को समझ नहीं पाते कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। वह सोचते हैं कि मेरी बहन है और इसीलिए भाई बहन का रिश्ता है, तो कोई कुछ बात जो है किसी को शक नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, जब इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में एक दिन देख लिया जाता है, इसके बाद मामा के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और फिर उसके बाद जो कुछ होता है वह वाकई में हैरान कर देने वाला होता है। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग सुनेंगे तो शायद आप लोगों को भी यकीन नहीं होगा। तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो चलिए आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की मैनपुरी की। वहां पर एक परिवार होता है। उस परिवार में एक लड़की होती है जिसकी उम्र 18 साल की होती है। वह देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है और उसका नाम निशा होता है। वो एक कॉलेज में पढ़ाई किया करती थी। पढ़ने लिखने में वह काफी ज्यादा होशियार भी होती है। वो इतनी ज्यादा खूबसूरत होती है कि गांव मोहल्ले के लड़के हमेशा उस पर लाइन मारा करते थे, मगर यह किसी को कभी भाव नहीं देती थी। उसके पिता जो होते हैं वह मेहनत मजदूरी का काम किया करते हैं। मेहनत मजदूरी करके वह घर गृहस्थी अपने चलाया करते थे। वो एक दिन तिल मेहनत मजदूरी करने के लिए बाहर गए हुए थे। तभी उनके पास अचानक फोन आता है कि उनकी सास का देहांत देहांत हो चुका है। अब वो काम को छोड़कर घर पर आते हैं और निशा से कहते हैं कि बेटी, तुम लोग जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हारी नानी का देहांत हो चुका है। ये बात जब घर के लोग सुनते हैं तो रोना पीटना शुरू हो जाता है। तब जो है निशा के पिता समझाते हैं कि अरे, वो बूढ़ी हो चुकी थी और अब उनकी उम्र भी हो चुकी थी। क्या करती है वो? वैसे भी उनकी स्थिति कितने दिनों से खराब थी। उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी, तो एक ना एक दिन तो वैसे भी सबको जाना है। तो रोने पीटने से क्या होगा? चलो तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ। हम लोगों को अभी तुरंत तुम्हारे नैनीहाल निकलना है। फिलहाल माँ दोनों तैयार होते हैं और उसके बाद आनन फानन में तीनों ही लोग, माता माता पिता और बेटी, साथ में फर्रुखाबाद, जहां पर निशा का ननिहाल होता है, जहां पर उसके मामा का घर होता है, वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद देखते हैं कि बॉडी थी वह सामने रखी हुई थी और जो निशा की नानी थी वो मृत अवस्था में पड़ी हुई थी और उनके दाह संस्कार की अंतिम प्रक्रिया हो रही थी। सभी लोग जब पहुंच जाते हैं उसके बाद उसकी नानी का अंतिम जो संस्कार होता है वह किया जाता है। उसके बाद जब 2-4 दिन का समय गुजर जाता है तब सभी लोग अपने अपने घर को जाने को शुरू कर देते हैं। तो जो निशा के मामा होते हैं वो कहते हैं कि भाई साहब ना हो तो आप अपनी बेटी को कुछ दिन के लिए यहीं पर छोड़ दीजिए। आप जानते हैं कि मेरी पत्नी अब अकेली रह रही है। अगर आपकी बेटी यहां पर कुछ दिन तक रह जाएगी तो मेरी पत्नी को अच्छा लगेगा, वह भी इस गम से जल्दी बाहर आ जाएगी। इस बात को सुनकर निशा के पिता मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है भाई साहब, आपको जैसा सही लगे। मैं अपनी बेटी को यहीं पर छोड़ देता हूं और हम लोग वापस चले जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को भी तो अपनी घर गृहस्थी देखनी है। उसके बाद निशा के पिता और माता दोनों वहां से चले जाते हैं और निशा वहीं पर रहने लगती है। निशा के मामा का एक लड़का होता है, देखने में काफी ज्यादा हैंडसम होता है और जिसकी उम्र 23 साल होती है। उसका नाम पंकज होता है। वह बाहर में रह के पढ़ाई कर रहा होता है। लेकिन जब उसकी दादी का देहांत होता है तो वह भी अपने घर आया हुआ था और घर पर आने के बाद अब उसका भी दिल नहीं कर रहा था,
क्योंकि उसकी पढ़ाई भी अपनी जगह पर पूरी हो चुकी थी, तो वो सोच रहा था, क्यों ना मैं अब यहीं पर रहकर पढ़ाई लिखाई करूं। अब दोस्तों, दोनों निशा और पंकज का दोनों का एक ही कॉलेज में एडमिशन करा दिया जाता है और दोनों वहीं पर पढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। ये दोनों आपस में प्यार मोहब्बत से बातें किया करते थे। एक साथ मार्केट जाया करते, एक साथ कॉलेज जाते, ट्यूशन जाते थे और एक ही साथ मूवी देखने भी चले जाया करते थे। निशा के दिल में प्यार जगना शुरू हो जाता है और पंकज के दिल में भी प्यार जगना शुरू हो जाता है। लेकिन ये दोनों किसी से कुछ बातें नहीं कह पाते थे। बस आपस में एक दूसरे से प्यार जताते रह जाते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और करीब 6 महीने का जब समय गुजर जाता है, तो एक दिन निशा के पिता निशा के मामा के घर पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि भाई साहब, मेरी बेटी को यहाँ पर रहते हुए अब 6 महीने का समय गुजर चुका है। मतलब मेरे घर पर भी अब कोई काम करने वाला नहीं है और मेरी पत्नी की भी तबीयत ठीक नहीं है। तो इसीलिए मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ। उसके मामा पहले तो मना करते हैं, लेकिन जब ये सारी बातें सुनते हैं तो कहते हैं कि ठीक है भाई साहब, आपकी बेटी आप कभी भी ले जा सकते हैं। लेकिन निशा जो थी वो नहीं आना चाहती। वो कहती है कि पापा, अभी मेरी पढ़ाई बाकी है और मैं पूरी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती हूँ, उसके बाद जाना चाहती हूँ। लेकिन जो निशा के पिता होते हैं वो नहीं मानते। वो कहते हैं कि बेटी, तुम्हें अब घर चलना ही पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी तुम यहाँ पर कितने दिनों तक रह सकती हो। निशा अपनी बाप की बात को टाल नहीं पाती और फिर अपने पिता के साथ वापस घर चली आती है। यहाँ आने के बाद निशा फिर जो है वो पंकज को फोन किया करती थी। पंकज से वह बहुत देर तक बातें किया करती थी। कभी कभी वो अपने मामा के घर पर चली जाया करती थी पंकज से मिलने के लिए। दोस्तों, वक्त गुजरता जाता है। एक दिन की बात है कि निशा अपने मामा के यहाँ पंकज से मिलने के लिए गई थी। काफी समय बीत जाता है। जब वो घर पर वापस नहीं आती है, तो निशा के पिता जो होते हैं वो निशा को फोन लगाते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुम कहाँ पर हो। तो निशा कहती है कि पापा, मैं अपने मामा के घर पर आई हूँ और यहीं पर हूँ। और मामाम जो है वह कहीं रिलेशन में गए हुए हैं, कुछ इमरजेंसी में। तो मैं चाह कि मैं यहीं पर रुक जाऊं। निशा के पिता कहते हैं कि यह तो ठीक बात है, कोई बात नहीं, तुम आज की रात वहीं पर रुक जाओ और सुबह आ जाना। जब निशा को अपने पिता की अनुमति मिल जाती है, तो वह वहीं पर ठहर जाती है। दोस्तों, रात बीती है और सुबह सुबह ही निशा के जो मामा होते हैं वह कहीं पर गए हुए थे और वह सवेरे ही घर पर आ जाते हैं। घर पर आने के बाद जब वह दरवाजा खोलते हैं और जब कम पंकज के कमरे, यानी कि जब बेटे के कमरे के पास पहुंचते हैं और निशा को और पंकज को एक ही बेड पर, एक ही चादर में आपत्तिजनक स्थिति में देखते हैं, तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वह चौंक पड़ते हैं। वह तुरंत पंकज को आवाज देते हैं। पंकज हड़बड़ाकर उठता है और उसके बाद वो बाहर निकल जाता है। उसके बाद निशा भी उठती है और अपने कपड़े को संभालती है और फिर वो किचन में पहुंच जाती है। तब निशा के जो मामा होते हैं वो निशा को जाकर के समझाते हैं कि बेटा, ये तुम लोग क्या कर रही हो। तुम लोगों को जरा सा भी ख्याल है तुम लोगों का क्या रिश्ता है। अगर तुम लोग ऐसा करोगी तो हम लोग जमाने में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। लेकिन इस बात का निशा कोई भी जवाब नहीं देती है। उसके बाद कुछ समय बाद वो निशा जो है वो अपने घर चली आती है। घर वापस आने के बाद ये यहाँ पर भी कुछ भी नहीं बताती है और वहां भी कुछ किसी को पता नहीं चलता। वक्त जो था वो गुजरता जाता है। धीरे धीरे जब समय गुजरा, तब जो पंकज के पिता को लगा कि अब मुझे अपने बेटे की शादी कर देनी चाहिए। कहीं अगर इसका कदम बह गया तो फिर हम लोग किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। वह पंकज से बात करते हैं, लेकिन पंकज कहता है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मगर पंकज के पिता कहते हैं कि बेटा, तुम्हें शादी तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब तुम्हारी माँ को भी देखने भालने वाला कोई है नहीं। तुम्हारी नानी भी अब इस दुनिया से दादी भी जा चुकी हैं। फिलहाल इधर पंकज के पिता पंकज के लिए लड़की तलाशना शुरू कर देते हैं और उनको एक जल्द ही लड़की अच्छी मिल जाती है। तब वो पंकज से आकर कहते हैं कि बेटा, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारा और निशा का रिश्ता कभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तुम लोगों का रिश्ता कुछ अलग है। जमाना अगर सुनेगा तो क्या कहेगा, और मेरे लिए अगर कुछ भी, जरा सा भी, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी इस बात को तुम निशा से बिल्कुल मत कहना कि तुम्हारी शादी लगी हुई है। अब जो पंकज होता है वो अपने पिता की बात मान जाता है। वो निशा से बातें तो करता, पर अपनी शादी की जिक्र नहीं करता था। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और शादी को जब 2 दिन रह जाता है, तब निशा को पता चलता है कि पंकज की शादी होने वाली है। निशा के आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। वह पूरे परिवार के साथ अपने मामा के घर पर पहुंचती है और जब पंकज से मिलती है तो कहती है कि पंकज,
ये तुमने क्या किया? तुम प्यार मुझसे करते हो और शादी तुम किसी और से कर रहे हो। तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। पंकज कहता है कि मैं इसमें क्या बताऊं। मुझे खुद भी नहीं पता है कि मेरे पिता ने कब मेरी शादी तय कर दी, और फिलहाल अब 2 दिन का समय रह चुका है, तो मैं तुम्हें क्या बताता। इस बात को सुनकर निशा जो है वो शांत हो जाती है, और उसके बाद बड़ी धूमधाम से पंकज की शादी हो जाती है। दुल्हन विदा होकर ससुराल चली आती है। उसके बाद निशा ने 1 दिन वहां पर रहती है और फिर वापस अपने घर लौट आती है। अब जो यह है, मन मार के निशा रहने लगती थी। थोड़ा समय गुजरने के बाद वह फिर एक दिन पंकज को फोन करती है और कहती है कि पंकज, मैं तुमसे आखिरी बार मिलना चाहती हूँ। पंकज जब इस बात को सुनता है कि ऐसा क्यों बोल रही हो, निशा कहती है कि मैं बस तुमसे एक बार मिलना चाहती हूँ। यही समझ लो मेरे मुंह, यूं ही मैंने बोला है, तुम बस आ जाओ मिलने। तब कहता है कि ठीक है, चलो, अगर कोई बात नहीं, तुमसे मिलना है तो मैं तुमसे मिलूंगा। बताओ मुझे कहां पर आना है। निशा पंकज को एक जगह बताती है। पंकज वहां पर पहुंचता है। उसके बाद दोनों मिलजुल करके बातचीत करते हैं। उसके बाद निशा कहती है कि पंकज से कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो। मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती। मुझे तुम्हारे ही साथ रहना है। लेकिन पंकज निशा को समझाने लगता है कि अब काफी समय समय गुजर चुका है, और तुम ये अब क्या बातें कह रही हो। वैसे भी हमारा तुम्हारा जो रिश्ता है, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। इसीलिए मैं तुमसे शादी तो नहीं कर सकता। लेकिन निशा मानने को जब तैयार नहीं होती है, तो पंकज अपने पिता को फा करता है, अपने मामा को फा करता है, अपने मौसा को फा करता है, और सबको वहां पर बुला लेता है। सभी लोग आते हैं, निशा को समझाते हैं, लेकिन निशा फिर भी मानने को तैयार नहीं होती है, और पास ही में एक रिश्तेदारी होती है। रात के 8 बजे ये लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद वहां पर भी समझाया जाता है, लेकिन निशा को फिर भी कुछ समझ में नहीं आता। जब निशा देखती है कि अब उसका कोई चेहरा चलने वाला नहीं है, तब कहती है कि ठीक है, मैं जा रही हूं खेतों की तरफ, फिर मैं घूम घम कर आ जाऊंगी। लेकिन किसी को क्या पता होता है कि जाने के बाद यह क्या करने वाली थी। जब 2 घंटे का समय गुजर जाता है, निशा वापस नहीं आती, तब निशा का खोजबीन शुरू हो जाता है। जब निशा का खोजबीन शुरू होता है, तब निशा का तभी पता नहीं चलता। तभी पता चलता है कि एक लड़की की लाश किसी की पड़ी हुई है, किसी आदमी के थ्रू। अब इस बात की सूचना जब पुलिस को पड़ती है, तो पुलिस आनन फानन में वहां पहुंचती है और लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद जो है, जब लड़की की शिनाख्त की बारी आती है, तब जो निशा के घर वाले होते हैं, उनको बुलाया जाता है, और निशा के घर वाले जब आते हैं, तब कहते हैं कि ये तो मेरी बेटी है। जब शिनाख्त होती है, तब पूछताछ किया जाता है कि आखिर क्या मामला था। तब निशा के पिता सारी बात बताने लगते हैं, क्योंकि जब समझा रहे थे तो तब उनको भी सारी बातों का पता चल चुका था। वो कहते हैं कि मेरी बेटी मेरे साले की लड़की से ही प्यार करने लगी थी, और वो इसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन ये लोग रजामंदी नहीं दिए, और हो सकता है इन्होंने ही कुछ किया हो। पुलिस जब उनसे पूछताछ करती है, तब पंकज और पंकज के पिता जो हैं, वो सारी बात बताने लगते हैं कि यह बताइए, मेरे जीजा की वो लड़की है, और मैं इसका मामा लगता हूं, और मेरा लड़का इसका मरा भाई लगेगा। अगर मैं इस रिश्ते को मंजूरी दे देता, तो गांव समाज में मेरी क्या इज्जत रह जाती। इसी वजह से पंकज की मैंने शादी करवा दी, ताकि जब इन दोनों की दूरी हो जाएगी, तो ये दोनों अपने आप अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि यह क्या हो जाएगा। मगर जो निशा के पिता होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, यह इन्हीं लोग का काम है, इन्हीं लोगों ने कुछ किया है, तभी मेरी बेटी जो है इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। पुलिस उनको आश्वासन देती है और कहती है कि अगर यह लोग दोषी होंगे, तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आप फिलहाल धैर्य रखिए। दोस्तों, अभी कार्रवाई चल रही और आगे अभी रिजल्ट आना बाकी है। पुलिस छानबीन कर रही है। जो भी दोस्ती पाया जाएगा, उसे उस पर सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, ये रही कहानी।